हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 3 अगस्त 2021। तो 3 अगस्त 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक आप ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने से रिलेटेड स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन के करेंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ के कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था क्योंकि ट्रिपल तलाक जो लागू हुआ था वह 19 में लागू हुआ था। इसकी वजह से अगले वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाने लगा है, यानी इस वर्ष दूसरा दिवस था। भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक के सामाजिक कदाचार को आपराधिक अपराध बनाने के लिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया था। कानून को औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज अधिनियम 2019 कहा जाता है। यह मुस्लिम पुरुषों द्वारा तत्काल तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करता है और कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो क्यों मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, कब से मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। यह पिछले वर्ष 2020 से मनाया जा रहा है, मतलब इस वर्ष दूसरा दिवस यह था। यह क्यों मनाया जाता है? तो यह ट्रिपल तलाक जब के खिलाफ जब कानून लागू हुआ था 2019 में 1 अगस्त को, उसके समक्ष में संदर्भ में यह दिवस मनाया जा रहा है मुस्लिम औरतों के द्वारा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वर्ष का थीम है, मतलब 2021 का थीम है। वार्षिक सप्ताह का आयोजन 1991 में WABA, WHO और यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। अब जान लेते हैं स्तनपान के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग हर बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत प्रदान करता है। यह बच्चों और माताओं दोनों को स्वास्थ्य, न्यूट्रिशनल, इमोशनल बेनिफिट्स प्रदान करता है। यह एक अस्थायी खाद्य प्रणाली है, लेकिन जब स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है यह हमेशा आसान नहीं होता है। माताओं को समर्थन करने की जरूरत है। दोनों को शुरू करने और स्तनपान को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। अब जान लेते हैं स्तनपान मुख्यालय के लिए विश्व गठबंधन कहाँ पर है? तो यह पिनांग में तथा मलेशिया में है। वर्ल्ड एलायंस फॉर ब्रेड फीडिंग के संस्थापक कौन है? तो अनवर फजल जी हैं। तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 में हुई थी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि म्यांमार।
म्यांमार के मिलिट्री लीडर मिन ऑन्ग हिलांग ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया है। यहां पर न्यूज दिया गया है, यह मिन ऑन्ग हलांग जो अपने आप को डिक्लेयर कर लिए हैं म्यांमार का प्राइम मिनिस्टर। अब बात हुई है म्यांमार के बारे में, तो हम लोग म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता है, यह एशिया में पड़ने वाला एक देश है। यहाँ का कैपिटल है नाइपिताओ तथा यहाँ का करेंसी है म्यांमार क्यात। यह है म्यांमार मैप जो कि भारत के बगल में ही स्थित है। इंडिविजुअल मैप कौन सा जगह कहाँ पर है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तथा वर्ल्ड में यह है म्यांमार, यह भारत तथा इसके बगल में ही स्थित है म्यांमार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यूएई। यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में 3 साल से 17 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है। यह चाइना के साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन देगा 3 से 17 सालों के बीच। यूएई को यह चाइना का सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन देगा। यह खुद यूएई ने भी यह वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है। अबू धाबी बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रुप 42 ने यह यूएई में जो 3 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है, यह वैक्सीन बनाना भी शुरू कर दिया है। यूएई में लगभग 1519 न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन 1 अगस्त को लॉन्च किए, 1 अगस्त को आंकड़ा नापी गई है तथा टोटल 6,82,377 केसेज एंड 1551 डेथ्स वहां पर है कुल टोटल अभी तक कोरोना वायरस के, जिसकी वजह से खास करके बच्चों में वहां पर ज्यादा है, जिसकी वजह से 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए हाल ही में उन्होंने वैक्सीन लॉन्च कर दी है। यह चाइना के सिनोफार्म द्वारा यह वैक्सीन दिया जा रहा है। अब बात हुई है यूएई के बारे में, तो हम लोग यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई यह है वर्ल्ड मैप में यूएई देश, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात तथा इस मिडिल ईस्ट में बसा हुआ एक देश है। अबू धाबी यहाँ का राजधानी है तथा यूएई दिरहम यहाँ का करेंसी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह आजादी का अमृत महोत्सव ऑन इंडिपेंडेंस डे शुरू किया गया कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। यह एक यूनिक प्रोग्राम है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि साइरस पूनावाला। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए नामित किया गया है। वह 13 अगस्त को पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं हम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा 1983 से लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को प्रतिवर्ष दिया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए इस तारीख में बदलाव किया गया है। अब बात हुई है साइरस पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्थापना 1966 में साइरस एस पूनावाला के द्वारा किया गया था। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है पूनावाला इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके कई सब्सिडीज है जैसे बिल्टोवेंग बायोलॉजिकल्स, बीवी वाकजिन प्रोजेक्ट,
मैनेजमेंट GmbH, इसके कई लोग सब्सिडरी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। यह भारत के पुणे शहर में स्थित है। पुणे शहर यानी महाराष्ट्र। यह भारत के पुणे शहर में स्थित टीकों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। इन्होंने ही कोविशील्ड का निर्माण करके भारत में बढ़ते कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाया है। कंपनी होल्डिंग कंपनी पूनावाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। तो इतना बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लिया कि यह एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अब बात हुई है पुणे महाराष्ट्र के बारे में, तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई तथा यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ का राज्यपाल है तथा उद्धव ठाकरे जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं तथा 19 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल 288 विधानसभा सीटें हैं तथा 78 विधान परिषद सीटों की संख्या है। यहाँ पर नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, डोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क तथा तुंगरेश्वर नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के लिए पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत। भारत ने अगस्त 2021 के लिए महीने के लिए UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया। UNSC के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021-22 कार्यकाल के दौरान भारत के लिए अपना यह पहला अध्यक्ष पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNSC की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM होंगे। अब चलिए बात हुई है UNSC के बारे में, तो UNSC के बारे में जान लेते हैं। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आरोप लगाया गया है इस पर। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश की गई है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देना यह इसका UNSC का कार्य है। इसकी शक्तियों में शांति अभियान स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना भी शामिल है। इसका पावर है ये सब। UNSC एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है तथा इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका वेबसाइट है UN.org। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दीपक दास जी को यह पदभार दिया गया है। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक यानी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी यह परसों के दिन इन्होंने अपना पदभार संभाला है। CGA का कार्यभार संभालने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक यानी PCCA के रूप में कार्य किया। 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी ICAS अधिकारी दीपक दास CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। अब जान लेते हैं CGA के बारे में। CGA सरकार का खाता रक्षक है और संविधान के अनुच्छेद 150 यानी आर्टिकल 150 से अपना जनादेश प्राप्त करता है। यह मासिक खातों को समेकित करने के लिए या करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नकद शेष को समेटता है। राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार के वार्षिक खातों के रुझान भी तैयार करता है। तो इतना बात हम लोग CGA के बारे में जान लिए। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ अकाउंट मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट्स, रिस्पॉन्सिबल ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड managing a technology sound management accounting system, responsible for preparation and submission of the accounts of the union government, responsible for exchequer control and internal audits। ये सब कार्य है यह रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA का, जो कि वर्तमान में भी श्री दीपक दास जी हैं, जो कि एक 1986 बैच के ICAS ऑफिसर हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स
2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्टेफन ओकान। यह इमेज में स्टेफन ओकान, इन्होंने हाल ही में स्टेफन ओकान ने अल्पाइन रेनॉल्ट जो कि फ्रांस ने हंगरी के मेगियो रोड में हंगरियन में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। स्टेफन ओकान की यह पहली F1 रेस जीत है। सेबस्टियन वेटल दूसरे स्थान पर रहे हैं तथा लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस जीत के साथ उन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन से फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त ले ली है। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 11वां दौर था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने की ऑलराउंडर इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका के इसुरु उदाना ने। यह इमेज में इसुरु उदाना, इन्होंने यह एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर भी थे। श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर थे, इनका नाम था इसुरु उदाना। इन्होंने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उदाना का 12 वर्षों में छिटपुट प्रदर्शन के साथ एक बहुत ही मामूली अंतर्राष्ट्रीय करियर था, जिसमें उन्होंने अपने प्रयासों को दिखाने के लिए केवल 45 विकेट के साथ केवल 21 ओडीआई और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। बात हुई है श्रीलंकन क्रिकेटर इसुरु उदाना के बारे में, तो जान लेते हैं इसुरु उदाना के बारे में। इनका जन्म 17 फरवरी 1988 को हुआ था, यानी अभी ये 33 वर्षीय उम्र के यह उम्रदराज क्रिकेटर हैं तथा इनकी नेशनलिटी श्रीलंकन है तथा यह लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थे। यह ऑलराउंडर भी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन चलने से पहले श्रीलंका के बारे में बात हुई तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यह भारत से कनेक्टेड एक छोटा सा देश श्रीलंका जो कि साउथ एशिया में बसा हुआ एक देश है। श्री जयवर्धने कोटे यहाँ का राजधानी है। पहले यह राजधानी कोलंबो में हुआ करती थी। यहाँ का करेंसी श्रीलंकी रूपी है। यह है श्रीलंका का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा जगह कहाँ पर है। श्री जयवर्धनेपुरम कोटे कहाँ पर है, कोलंबो कहाँ पर है, सभी जगहों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मीनाक्षी लेखी। यह है इमेज में मीनाक्षी लेखी, इन्होंने ही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। भारत की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी इटली ने 29 जुलाई और 30 जुलाई को 2021 में G20 की चल रही अध्यक्षता के दौरान की। चर्चा के अंत में G20 संस्कृति मंत्रियों ने G20 संस्कृति कार्य समूह के संदर्भ की शर्तों को अपनाया है। चर्चा के मुख्य विषय थे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के माध्यम से जलवायु संकट को संबोधित करना, ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से क्षमता निर्माण करना, संस्कृति के लिए डिजिटल संक्रमण और नई प्रौद्योगिकों यानी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड विकास के प्रेरक के रूप में कल्चर एंड क्रिएटिव सेक्टर्स अपनाना या तथा विकास करना। अब बात हुई है G20 के बारे में, तो G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 के फाउंडर थे ग्रुप ऑफ 7। फाउंड इसको किया गया था 26 सितंबर 1999 को। इसके वर्तमान में भी चेयरमैन है मारियो ड्रागी, 2021 में बने हैं तथा इसका स्थापना तो जान ही लिया हम लोग कि 26 सितंबर 1999 को हुई थी। G20 एक अंतर सरकारी फोरम है जिसमें 19 देश और EU यानी यूरोपीय संघ शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बना है जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल होते हैं तथा शामिल हैं भी। समूह सामूहिक रूप से सकल विश्व उत्पाद का लगभग 90%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 से 80%, दुनिया की आबादी का 2/3 और दुनिया के लगभग आधे भूमि क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। G20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी। 2008 के बाद से समूह वर्ष में
कम से कम एक बार बुलाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ अस्थायी आधार पर यह किया जाता है। अब इतना बात हम लोग G20 के बारे में जान लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता मानकौर का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी एथलेटिक्स से यह संबंधित है। यह है मानकौर जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट और मल्टीपल एशियन मास्टरशिप चैंपियनशिप में मेडलिस्ट एथलीट्स 105 वर्षीय मानकौर का निधन हो गया है। उन्होंने दौड़ना शुरू किया और 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलीट मीट में अपना पहला पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 2011 में नेशनल मास्टर एथलीट्स मीट में 100 मीटर के साथ साथ 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। कौर यूएसए में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर से और 200 मीटर चैंपियन बनी और उसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी चुना गया। लेकिन 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 प्लस वर्ग में 100 मीटर की चैंपियन बनने की उपलब्धि भी थी इनके पास, जिससे उन्हें सुर्खियां ला दी, मतलब यह चर्चित हो गए थे इस बात को लेकर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार कुणाल बसु की एक इन एन आइडियल वर्ल्ड नई फिक्शन कब प्रकाशित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2022 में। उपन्यासकार कुणाल बसु की इन एन आइडियल वर्ल्ड 2022 में प्रकाशित होगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यानी PRHI ने घोषणा की कि प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बसु की नई फिक्शन इन एन आइडियल वर्ल्ड अगले साल रिलीज होगी। पब्लिशिंग हाउस की वाइकिंग छाप के तहत जारी होने वाली पुस्तक को शक्तिशाली, किरकिरा और तेज तर्रार साहित्यिक उपन्यास यानी पावरफुल, ग्रिटी एंड फास्ट प्लेस्ड लिटरेरी नोवेल कहा जाता है, जो वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों, कॉलेज, राजनीतिक, परिवार, अपराध की खोज, कट्टरता की जांच करता है। प्रकाशकों के मुताबिक उनकी आने वाली किताब की कहानी मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। इस अपहरण का मुख्य संदिग्ध उसी कॉलेज के राष्ट्रवादी समूह का नेता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में कितना पहुंचा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1.16 लाख करोड़ रुपए। यह 2021 जून में यानी जुलाई से पहले पिछले मंथ का कलेक्शन में यह 1 लाख करोड़ से भी कम था। यह कोरोना पैंडेमिक की वजह से हुआ था, लेकिन यह धीरे धीरे अब सुधर गई है। ऐसा माना गया था पिछले महीने में कि यह अगले महीने तक सुधर जाएगी, क्योंकि यह कोरोना पैंडेमिक का असर है तथा अगले महीने तक कोरोना के धीरे धीरे कमी की वजह से यह संग्रह यानी कलेक्शन बढ़ जाएगी, यानी 1 लाख से पार पहुंच जाएगी। यह 1 लाख करोड़ से कम थी, तो यह रिकॉर्ड बन गया था कि 1 लाख करोड़ से बहुत ही कम है। यह पहला बार हुआ था जो 1 लाख करोड़ से कम हो गया था। अब चलिए चलते हैं जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जुलाई 2021 में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह 1.16 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33% अधिक है। जुलाई 2020 में जीएसटी संग्रह 87,422 करोड़ रुपए था, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से कम था। ऐसा मैंने पहले भी आपको बता दिया। जबकि क्रमिक रूप से इस वर्ष जून में 92,849 करोड़ था। अब बात हुई है जीएसटी के बारे में, तो हम लोग जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। क्या है जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह सभी टैक्सों का एक टैक्स है, यानी पहले कई टैक्स लगता था, जिसके लिए 2017 में 1 जुलाई को यह लागू कर दिया गया जीएसटी, जिसकी वजह से यह एक टैक्स हो गया। वस्तु एवं सेवा कर पर एक अप्रत्यक्ष कर या उपभोग कर, जिसका उपयोग भारत में वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। बहुचरणीय रूप में जीएसटी उत्पादन प्रक्रिया में हर कदम पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता के अलावा उत्पादन के विभिन्न चरणों में सभी पक्षों को वापस किया जाना है और गंतव्य आधारित कर के रूप में इसे एकत्र किया जाता है। खपत के बिंदु से और पिछले करों की उत्पत्ति की तरह उत्पत्ति के बिंदु से नहीं, यह गंतव्य आधारित कर के रूप में एक कलेक्ट किया जाता है।
यह कई टैक्सों में बांटा गया है, 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। यह कई चीज़ों पर अलग अलग लगाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि यह 5 टैक्स को हर चीज़ों पर अलग अलग बैठाया गया है। CGST, IGST, CGST यानी सेंट्रल GST, IGST यानी इंटीग्रेटेड GST तथा SGST स्टेट GST, ये 3 GST होते हैं। जब से GST लागू किया गया 3 GST के रूप में बांटा गया, C, S तथा I। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज ने रुपे क्रेडिट कार्ड लुमेने इक्लेक्ट लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि IDBI बैंक। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड यानी LIC CSL ने रुपे प्लेटफॉर्म पर लुमिने प्लेटिनम कार्ड और इक्लेट सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ साझेदारी की है। कार्ड शुरू में LIC पॉलिसी धारकों, एजेंटों के साथ निगम और उनके सहायक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। कार्ड उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे। अब बात हुई है LIC तथा इस कार्ड के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया गया डिटेल, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कौन सा क्या फायदा होगा, क्या दिया जाएगा इस कार्ड के अंदर। अब बात हुई LIC तथा IDBI बैंक के बारे में, दोनों के बारे में जान लेते हैं। IDBI बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अभी वर्तमान में इसके CEO हैं राकेश शर्मा जी, जो कि 10 अक्टूबर 2018 से अपने पद पर स्थापित हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात हुई LIC के बारे में, तो LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेक में आता है। यह भी प्राइवेट होने जा रहा है, लगभग यह भी प्राइवेट हो चुका है। इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन MR कुमार जी हैं तथा इसके फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसका सब्सिडरीज है LIC हाउसिंग फाइनेंस तथा IDBI बैंक, LIC नेपाल तथा अन्य कई सब्सिडरीज भी हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है, हमने बता ही दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका लाइसेंस हाल ही में RBI द्वारा रद्द कर दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है बैंक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोवा। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने UDAN क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले दिवस को कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और तथा इसी प्रकार प्रतिवर्ष का आपको डेज ध्यान में आ जाए। चलिए तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी लाभ हो सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारे इस करंट अफेयर्स का PDF बिल्कुल फ्री में वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।